चलो भाई, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अब पद का स्टार्ट करने जा रहे हैं। पद का मतलब है कविताओं से रिलेटेड जो भी था उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसके जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार बोर्ड में आए हुए हैं उस बार आएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस तो आपके बोर्ड में आने हैं, 20 क्वेश्चंस जिसमें आप क्या भरोगे, गोला भरोगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस को हम लगाने जा रहे हैं, वही पढ़ने जा रहे हैं। ये जो सीरीज़ है अगर एक बार तुम देख लोगे तो आसानी से तुम्हें याद हो जाएगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता, भैया जो मुक्तक काव्य होते हैं वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से महाकाव्य है, तो इनमें देखो पद्मावत भी महाकाव्य है, श्री रामचरितमानस भी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, तो ये सभी क्या है, महाकाव्य है। ठीक, इसके बाद महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, भैया महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, इसमें देखो खंड काव्य नहीं है, खंड काव्य कौन सा नहीं है, उर्वशी जो है वो खंड काव्य नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहा है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के भाषा कौन सी है, भैया रासो ग्रंथ की डिंगल और पिंगल भाषा है। कौन सी है, डिंगल और पिंगल भाषा है। नेक्स्ट है खुमान रासो के रचयिता या रचनाकार कौन है, दलपति विजय जो है खुमान रासो के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के रचनाकाल कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकाल आदिकाल था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना है, या पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी है, चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो ये आती है हर बार। फिर वीर गीत काव्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है, आलाखंड जो है, ये जो है वीर गीत काव्यों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा, आलाखंड। नेक्स्ट जो आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है, भैया कविवर बिहारी की बिहारी सत्सई जो है वो प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है, तो रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। क्या नाम है, श्रृंगार काल। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है, तो जैसी जो है वो सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है, देखो रामचरितमानस जो है वो भक्ति काल का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और इसके रचयिता कौन थे, तुलसीदास। इसकी रचना किसने की थी, तुलसीदास ने की थी, और कौन से काल में की थी, भक्ति काल में। ठीक, फिर भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी ने लिखी थी, ये भी किसकी है, ये भी तुलसीदास जी की रचना है, ये भक्ति काल की रचना है। ठीक है, फिर जैसी कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, भैया ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, अवधी भाषा में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान श्रेय शाखा के कवि नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो ज्ञान श्रेय शाखा के कवि नहीं है, बल्कि वो भक्ति काल के कवि हैं। फिर महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवित्री हैं, महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी युग के काव्य धारा की कवि हैं, और छायावादी युग का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद ने करा था। ठीक है, और उसमें इनकी रचना कौन सी, कामायनी महाप्रसिद्ध है। फिर है तारा सप्तक काव्य के संपादक हैं, भाई तारा सप्तक के काव्य के संपादक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे हैं। फिर रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है, भाई रीतिकाल में जो भूषण जी थे इन्होंने जो थे वीर रस की प्रधानता से युक्त रचना की है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है, तो अज्ञे जी जो हैं ये प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। फिर छायावादी युग की रचना नहीं है, भैया साकेत जो है ये छायावादी युग की रचना नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची गई है साकेत। ठीक है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। नेक्स्ट आता है आपका प्रयोगवादी, ये लो ये आगे सही, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, तो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। फिर है प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो प्रगतिवादी कवि जयशंकर प्रसाद नहीं है, क्योंकि ये छायावादी कवि हैं। ठीक है, फिर है तारा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, भाई तारा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1943 में हुआ था, यानी कि 1943 ईस्वी में हुआ था। फिर कनुप्रिया के रचयिता कौन है, धर्मवीर भारती जो हैं वो कनुप्रिया के रचयिता हैं। नेक्स्ट है भगवती प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है, गीत फरोश जो है ये भगवती प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध रचना है, इसका ध्यान रखिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है, प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय
है, हरिओद की रचना है। फिर सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति करते थे, इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। यह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक सूरदास की नहीं है? तो कृष्ण गीतावली जो है ये किसकी है? ये तुलसीदास जी की है, सूरदास की नहीं है। ठीक है, तो कृष्ण गीतावली। साहित्य लहरी में कितने दृष्टकूट पदों का संग्रह है? तो साहित्य लहरी में 118 उत्कृष्ट पद हैं। अगर सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी की 3 कृति थी, जिसमें थी सबसे पहले सुरसागर, इसमें 8 से 10,000 पद हैं। ठीक है, फिर है सुसरावली जिसमें 1107 छंद हैं। ठीक है, फिर है साहित्य लहरी जिसमें 118 उत्कृष्ट पद हैं। सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणित कृति कौन सी है? भाई सूरदास जी की एक ही प्रमाणित कृति है जिसका नाम है सुरसागर। फिर नेक्स्ट है, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। फिर प्रातः होते बैल के संग जहाँ पंक्ति में बल का अर्थ क्या है? भाई बल का अर्थ है बलराम, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम के बारे में बात कर रहे थे। ओदो मोहे ब्रज विसरत नाही पंक्ति में वक्ता कौन है? भैया वक्ता इसमें श्री कृष्ण जी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ओदो मुझसे ब्रज बुलाए नहीं बुलाया जा रहा। ये मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो। संदेशो देवकी सो कहियो में देवकी का संदेश कौन भेज रहा है? भैया देवकी का संदेश जो है वो माता यशोदा भेज रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण कौन देश को बासी? यह प्रश्न किससे पूछा है? निर्गुण कौन देश को बासी? ये गोपियाँ उदैव से गोपियाँ पूछ रही हैं। ठीक है, तो उदैव से पूछा गया है। किसने पूछा है? गोपियों ने पूछा है। फिर तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? तुलसीदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि थे। फिर तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है? भैया तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है, तो तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी है। फिर नेक्स्ट है, तुलसीदास जी किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? भैया तुलसीदास जी राम काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा के कवि सूरदास जी हैं, तो राम काव्य धारा के कवि तुलसीदास जी हैं। और ज्ञानश्री काव्य धारा के कवि हैं कबीर है और गुरु नानक है। ठीक है, और प्रेमश्री काव्य धारा के कवि की अगर हम बात करें तो इनमें वो आ जाते हैं आपके ये कविवर बिहारी। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, निर्गुण कौन देश को बासी? यह प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया? भैया ये प्रश्न जो है उदैव के द्वारा पूछा गया है। तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है? तुलसीदास जी की अवधी और ब्रज भाषा है। फिर तुलसीदास जी किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व कवि हैं? तो तुलसीदास जी जो है वो राम काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं। फिर श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा कौन सी है? भैया रामचरितमानस जो है वो अवधि में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? अवधि में। तुलसीदास जी की रचना है, देखो विनय पत्रिका भी है, श्री कृष्ण गीतावली है, श्री रामचरितमानस है, दोहावली है। ठीक है, और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की। तो आप इन सब पे लिखोगे ये सभी। फिर है तुलसी की भक्ति है, तुलसी ने दास भक्ति की है, साग भाव भक्ति की है और प्रत्यय भाव। नेक्स्ट है कि तुलसी की भक्ति कौन सी है? देखिए भैया उसने दास्य भाव की भक्ति की है, संख्या भाव की भक्ति की है, प्रत्यय भाव की भक्ति की है, इसलिए उनकी ये सभी भक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपकी पुस्तक का धनुष भंग प्रकरण श्री रामचरितमानस किस कांड से उद्गृष्ट है? जो आपकी पुस्तक में जो इसमें रामायण का जो पार्ट लिया गया है उसका नाम वो बाल कांड से लिया गया है। कौन से कांड से? बाल कांड से लिया गया है, और वो बहुत वो भी है। देखिए विपुल विकल विदेही में कौन सा छंद है? भैया ये चौपाई छंद है और ये तुलसीदास द्वारा लिखी है। देखिए विपुल विकल वितोही में चौपाई छंद है। फिर वन पथ पर कविता किस कृति से संबंधित है? वन पथ पर कविता जो है कवितावली से संबंधित है। फिर सीता जी का मन किस बात का स्मरण करके शोभ से भर गया है? वो पिता के धनुष तोड़ने के प्रण का, कि पिताजी ने कौन सा वो प्रण ले लिया है। फिर रसखान किस काल के कवि थे? तो रसखान भैया भक्ति काल के कवि थे। कौन से काल के? भक्ति काल के। रसखान किस काव्य धारा के कवि थे? रसखान भी कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। भाई कृष्ण काव्य धारा के एक तुलसीदास, ये सूरदास और
रसखान, ये कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। फिर रसखान की भाषा कौन सी थी? रसखान ने जो लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है रसखान की रचना है तो सुजान रसखान जो है रसखान जी की रचना है। फिर रसखान जी का जन्म हुआ था, रसखान जी का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था, 1533 ईस्वी में। फिर कवि रसखान पक्षी होकर रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं? यमुना किनारे कदम की डाली पर, यमुना किनारे कदम की डाली पर रहना चाहते हैं। फिर गोपी के अनुसार सारा ब्रज बिक गया है। किसमें? कृष्ण जी के हाथों, क्योंकि वो कृष्ण जी के हाथों के लिए कहते हैं कि सारा ब्रज जो है उनके हाथों बीत गया है। नेक्स्ट है रसखान की गोपी के अनुसार कृष्ण किसके वश में हो गए हैं? वो राधा के वश में हो गए हैं। मिली आओ सब सखी भीगे चले पंक्ति में गोपियाँ कहाँ भाग जाने के लिए कहती हैं? वो जो भाग जाने के लिए कहती हैं जहाँ कृष्ण को मोहने वाली सौतियाँ बांसुरी ना हो, वो वहाँ जाने के लिए कहती हैं। अधरन धरी अधर ना धरूंगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भैया उसमें यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक। बिहारी के काव्य में प्रमुख रस पाया जाता है तो बिहारी जी ने श्रृंगार रस की प्रधानता सबसे ज़्यादा करी है। ठीक है। सोहत ओढ़त पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपतु परु प्रभात में कौन सा अलंकार है? भैया इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है। और उत्प्रेक्ष अलंकार की मैंने परिभाषा बताई थी आप लोगों को। ठीक है। फिर बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1663 ईस्वी में बिहारी जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है बिहारी ने किस राजा को उसकी अल्पवयस्क पत्नी के मोह जाल से बाहर निकाला? बिहारी जी ने शाहजहां को उनकी अल्पवयस्क यानी कि कम उम्र की पत्नी के मोह जाल से बाहर निकाला। बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद है बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दोहे। नेक्स्ट आता है गागर में सागर भरना सूक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? भैया गागर में सागर भरने वाले एकमात्र कवि हैं बिहारी लाल। कौन थे? बिहारी लाल। मेरी भाव बाध हरो दोहे में बिहारी ने किसकी आराधना की है? इन्होंने राधा जी की आराधना की है। ठीक है। आज भी राधा जी की आराधना ज़्यादा होती है। प्रजा का दुख और द्वंद्व कब बढ़ जाता है? जब दो राजा शासन करते हैं तब प्रजा का दुख और बढ़ जाता है, इसलिए एक ही राजा का शासन होना चाहिए। बिहारी ने भक्ति में आडंबरों का विरोध किस दोहे में किया है? जाप माला और छाप तिलक, ठीक है, इस दोहे में किया है। फिर बिहारी की काव्य शैली है तो बिहारी जी जो होते हैं वो मुक्तक काव्य शैली के मालिक थे। फिर चींटी कविता में चींटी को प्राणी बताया गया है। कौन सा प्राणी बताया गया? सामाजिक प्राणी बताया गया है, क्योंकि जिस तरीके से मनुष्य रहता है उसी तरीके से चींटी भी समाज में मिलजुल कर रहती है और मिलजुल कर ही सारे कार्य करती है। सुमित्रनंदन पंत का जन्म हुआ था तो सुमित्रनंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, कोसानी नामक ग्राम में। फिर पंत जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? भाई पंत जी को जो है कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया था। किस कवि का मूल नाम गोसाई दत्त था? तो पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रनंदन पंत जी का मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त। पंत जी की किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चींटी कविता के अनुसार चींटी नहीं है, क्या नहीं है? असामर्थ्य नहीं है चींटी में, बाकी वो जीवन का आक्षेप भी करती है, सुनागरिक भी और श्रमजीवी भी है। चींटी कविता पंत जी की किस कृति से उत्कृष्ट है? चींटी जो है वो युगवाणी से उत्कृष्ट है। चींटी कौन सा कार्य करती है? चींटी भाई गाय चराती है, बच्चों की निगरानी करती है, जनपद बुहारती है, ये सारे कार्य करती है, लेकिन कविता के अनुसार। पंत जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? पंत जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है अरविंद दर्शन में प्रभावित रचना है। भैया अरविंद दर्शन में प्रभावित रचना स्वर्ण किरण भी है, स्वर्ण धूलि भी है और उत्तरा भी है, यानी कि ये तीनों की तीनों है। नेक्स्ट है हिमालय से कविता में कवित्री अपने जीवन को हिमालय के किस रूप में एकांकर करना चाहती है? तन से हिमालयसी साधक और मन से करुणा की था पाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादी काव्य का एकमात्र कवित्री कौन थी? छायावादी युग की एकमात्र कवित्री महादेवी वर्मा जी थी। महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। और कब हुआ था? होलिका दहन वाले दिन। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का जन्म जो था वो 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में होलिका दहन वाले दिन हुआ था। फिर दीपशिखा रचना है, दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है। फिर महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार
पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उनको यमा के लिए दीप ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? 1987। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। ठीक है। हे चिरमहान से संबोधन से महादेवी वर्मा जी ने किसे संबोधित किया है? उन्होंने हिमालय को संबोधित किया है। नेक्स्ट है, हिमालय से कविता किस काव्य कृति से संकलित है? हिमालय जो है कविता वो सांदे गीत से संकलित है, जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश प्रेम कविता में कवि ने दिवाकर को प्रत्यक्ष साक्षी बताया है, अतुलित बलशाली भारतीय वीरों को बताया गया। फिर कवि मृत्यु का स्वागत किस प्रकार से करने के लिए कहता है? कवि मृत्यु का स्वागत निर्भय होकर करने के लिए कहता है। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म स्थान कौन सा है? कोयरीपुर यानी कि जौनपुर जो है राम नरेश त्रिपाठी का जन्म स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य है? तो पथिक जो है वो एक खंड काव्य है। नेक्स्ट है, लोकगीत का संग्रह है। लोकगीत का संग्रह ग्राम गीत है। फिर राम नरेश त्रिपाठी ने स्थापना की थी। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी मंदिर की स्थापना की थी। फिर स्वदेश प्रेम कविता राम नरेश त्रिपाठी के किस काव्य संग्रह से संकलित है? वो स्वप्न से संकलित है। नेक्स्ट है, राम नरेश त्रिपाठी की आलोचनात्मक कृति है। तुलसीदास और उनकी कविता जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की आलोचनात्मक कृति है। फिर स्वदेश प्रेम कविता के अनुसार आत्मा के विकास से विकसित होती है। स्वदेश प्रेम से जो विकसित होती है वो मनुष्यता विकसित होती है। फिर स्वदेश प्रेम कविता के अनुसार मृत्यु नहीं है, तो उन्होंने कहा जीवन संबल जो है वो मृत्यु नहीं है। 99 पे चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि मोहनलाल ने पुष्प की अभिलाषा बताई है, तो मातृभूमि पर बलिदानी होने वाले वीरों के मार्ग पर बिखरे जाने की। अब देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिमतरंगिणी के कारण माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब 101 पे आते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से लेखन क्रिया करते थे। माखनलाल चतुर्वेदी जो थे एक भारतीय आत्मा के नाम से लेखन क्रिया करते थे। पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन से संकलित है? पुष्प की अभिलाषा जो है वो युग चरणम से संकलित है। फिर किस कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी के बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है? तो कोकिला बोली में जो है इस तरीके का वर्णन किया गया। फिर रामनवमी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो है रामनवमी एक संग्रह है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उन्होंने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट है, हिम करोटोनी काव्य संग्रह किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कौन सा है? सुभद्रा कुमारी का जो जन्म स्थान है वो है प्रयागराज और निहालपुर उनका गांव था। प्रयागराज और निहालपुर उनका गांव था। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह कौन सा है? मुकुल और त्रिधारा। कौन सा है? मुकुल और त्रिधारा। नेक्स्ट है, किस रचना का सुमित्रा कुमारी चौहान को शेखसरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस काव्य रचना पर? तो मुकुल नामक काव्य रचना पर। कौन सी? मुकुल नामक काव्य रचना पर सुमित्रा कुमारी चौहान को शेखसरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान को देश प्रेम की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? भैया सुभद्रा कुमारी चौहान को जो देश प्रेम की जो प्रेरणा प्राप्त हुई थी वो महात्मा गांधी से प्राप्त हुई थी। किससे प्राप्त हुई थी? महात्मा गांधी से प्राप्त हुई थी। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करती रही है? वही वीरों को हो कैसा बसंत। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है जो लाखों युवक युवतियों को प्रेरित करती रही है। कौन सी है? वीरों का हो कैसा बसंत। फिर नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी। तो सुभद्रा कुमार की मृत्यु जो थी वो 1948 ईस्वी में यानी कि 1938 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। फिर मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान चिरगांव है। कौन सा है? चिरगांव। कौन सा है? चिरगांव। इनमें से महाकाव्य साकेत जो है ये एक महाकाव्य है। इनमें से महाकाव्य कौन सा है? साकेत जो है वो एक महाकाव्य है। फिर गुप्त जी की रचना की भाषा है। गुप्त जी की कौन सी रचना है? परिमार्जित खड़ी बोली। जो गुप्त जी रचना किया करते थे वो परिमार्जित खड़ी बोली में किया करते थे। तो गुप्त जी की रचना कौन सी है? परिमार्जित खड़ी बोली। फिर है, गुप्त जी 2 बार संसद के किस सदन के सदस्य
सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो गुप्त जी जो थे वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे 2 बार, किसके? राज्यसभा के। नेक्स्ट है गुप्त जी किस युग के कवि हैं? गुप्त जी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के? द्विवेदी युग के कवि हैं। फिर राष्ट्रकवि कहा जाता है, राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। राष्ट्रकवि किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को जो है वो राष्ट्रकवि कहा जाता है। फिर मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति का नाम बताइए भैया। रंग में भंग जो है वो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है रंग में भंग। कौन सी है? रंग में भंग। कौन सी है? रंग में भंग। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त किसे अपना गुरु मानते थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मैथिली शरण गुप्त क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। किसको मानते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। किसको? नेक्स्ट है साकेत संबंधित है। साकेत किससे संबंधित है? साकेत जो है राम कथा से संबंधित है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जो किससे संबंधित है? ये संबंधित है राम कथा से। फिर गुप्त जी की मृत्यु का वर्ष कौन सा है? भैया गुप्त जी की जो मृत्यु थी वो 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। फिर अशोक वाजपेयी को कहाँ नहीं वहीं काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार। फिर अशोक वाजपेयी का पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिल चुका है भैया अशोक वाजपेयी को? तो साहित्य अकेडमी, कबीर सम्मान, दयावती कवि शेखर सम्मान, ये सभी मिल चुके हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित पत्रिका है। भैया अशोक वाजपेयी द्वारा प्रकाशित जो संपादिका है उन्होंने सामवेद भी लिखी थी, समास भी, बहुवचन भी, ये सभी इन्होंने क्या करी थी? अशोक वाजपेयी ने संपादित की थी। फिर अविन्यो कृति है। अविन्यो जो है अशोक वाजपेयी जी की कृति है। किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की कृति है। फिर एकमात्र अनंत है। एकमात्र अनंत भाषा है। क्या है? एकमात्र अनंत भाषा है। फिर नेक्स्ट है श्याम नारायण पांडे का जन्म कब हुआ था? भैया श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में हुआ था। और 1907 में ही महादेवी वर्मा जी का भी जन्म हुआ था। ठीक है। और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जन्म 1907 में ही हुआ था। और महादेवी वर्मा जी का भी जन्म 1907 में हुआ था। पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी है। तो पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी महाकाव्य है। फिर नेक्स्ट आता है श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? तो श्याम नारायण पांडे जो थे वो वीर रस के कवि थे। नेक्स्ट आता है पांडे जी को उनकी किस रचना के लिए देव पुरस्कार से सम्मानित किया था? पांडे जी को हल्दी घाटी रचना के लिए देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी रचना के लिए? हल्दी घाटी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है श्याम नारायण पांडे की मृत्यु हुई थी। श्याम नारायण पांडे की मृत्यु 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। निम्न में से श्याम नारायण पांडे का अखंड काव्य है आरती जो है वो श्याम नारायण पांडे का अखंड काव्य है। अब लास्ट रह गया है यह मान रक्त का प्यासा है। काव्य पंक्ति में मान का अर्थ क्या है? मान का अर्थ है मान सिंह। वह मुगलों का अभिमान कहा? काव्य पंक्ति में मुगलों का अभिमान कहा गया है मान सिंह को। किसको कहा गया? मान सिंह को। तो ये काव्य की भी आपकी जो बहुविकल्प थे वो खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।